हाय। शुरू करते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास में जो हमने किया सेकंड फॉर्म, उससे हम आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आज की क्लास में एक सेकंड भी ध्यान इधर उधर आपका नहीं होना चाहिए, और बहुत ध्यान से क्लास को अटेंड करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, राइट। और आज की क्लास सेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से सेट करेगी। मैंने कहा था सेंस प्लस टेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। पर बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि चीज़ सेंस बता रही है या फिर कुछ और बता रही है। आज की क्लास बहुत बेहतरीन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे शुरू करते हैं बेटा, अपना सुनना बोलना पढ़ना लिखना साथ साथ लेके चलिएगा। जैसे हमने अभी तक देखा कि अगर मैं गो को पास्ट में फेंकूं तो वो हो जाता है क्या? वेंट। अगर मैंने गो को पास्ट में फेंका तो वो वेंट हो गया बेटा। गो को अगर हम पास्ट में फेंकते हैं तो क्या बन जाता है? वेंट बन जाता है। गो को अगर पास्ट में फेंका तो वेंट बन गया। यानी कि कोई भी फर्स्ट फॉर्म पास्ट में जाके कौन सी फॉर्म हो जाती है? सेकंड फॉर्म। और यहां पे मैं कह सकता हूं कि हमारी जो वर्ब है, मेरे साथ बोलेंगे, अगर कहीं पे बैठे हैं तो विचार बनाएं और सोचें सुने। हमारी जो वर्ब है वो समय दिखाने में कामयाब है। गो देखते ही आप कहते हो प्रेजेंट, और वेंट आती है आप कहते हो पास्ट। जैसे मैंने कहा टेक, अगर इस टेक को बेटा पास्ट में फेंका जाए, टेक को पास्ट में फेंका जाए तो ये एकदम से क्या बन जाता है? टुक। और फर्स्ट फॉर्म की पास्ट में जाते क्या हो गई? सेकंड। और हम यहाँ कह सकते हैं कि टेक को देखते ही हमारी जो वर्ब है वो समय दिखाने में कामयाब है। वर्ब को देखते ही बता सकते हो कि ये रहा प्रेजेंट, ये रहा पास्ट। जैसे मान लीजिए मैंने गिव है, गिव माने देना। अगर इसको मैं पास्ट में फेंकूं तो आप कहते हो सर सेकंड फॉर्म हो जाएगी गिव। कोई भी फर्स्ट फॉर्म पास्ट में जाके सेकंड फॉर्म हो जाती है, और उसे देखने से पता लग जाता है प्रेजेंट और पास्ट का। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो वर्ब है वो समय दिखाने में कामयाब है। बड़े ध्यान से देखना, वर्ब को देखते ही आपको अंदाजा रहा है कि ये रहा प्रेजेंट, ये रहा पास्ट, ये रहा प्रेजेंट, ये रहा पास्ट, राइट। तो कोई भी पूछे वर्ब चेंज भी क्यों होती है? टाइम दिखाने के लिए, सेंस दिखाने के लिए, या उस समय को क्लियर करने के लिए। अब इस बात को समझना, वर्ब को देखते ही पता लग रहा है ये रहा प्रेजेंट, ये रहा पास्ट। पर बहुत बार हमारी वर्ब समय दिखाना बंद करके सेंस दिखाना शुरू कर देती है। क्या दिखाना बंद कर देती है? समय। जैसे यहाँ पे दिखा रही है कि प्रेजेंट पास्ट। तो बहुत बार हमारी जो वर्ब है बेटा वो समय दिखाना बंद करके सेंस दिखाना शुरू कर देती है। तो क्या दिखाना बंद कर देती है? समय। यानी कि वर्ब को देखकर आपको ये अंदाजा नहीं आ रहा होता कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। जैसे जो कहना चाहता हूँ उसको दिखाता हूँ, साथ साथ आप भी चलते रहिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिया, टीचिंग, पढ़ाना, टीच। और अगर जारी है तो क्या बन गया? आपने कहा सर टीचिंग बन गया। भाई राइट नाउ अगर हम देखें तो काम जारी है, टीचिंग। मान लीजिए कल भी आप ही के बैच में क्लास थी मेरी, तो येस्टरडे एट दिस टाइम बेटा काम जारी था, बिल्कुल जारी था। तो कल इस टाइम जारी था तो फिर से टीचिंग। मान लीजिए कल भी आप ही के बैच में मेरी क्लास होगी, टुमारो। अब कल इसी समय आपके बैच में बेटा मेरी क्लास जारी होगी कि नहीं होगी? आपने कहा सर जारी होगी। अगर जारी होगी तो टीच या टीचिंग? आपने कहा सर टीचिंग। बात हो रही है मान लो आए और आई की। अब बड़े ध्यान से देखो बेटा, जैसी गो को वेंट देखा आपने कहा सर टाइम का पता लग रहा है। टेक को टुक देखा, टाइम का पता लग रहा है। गिव को गिव देखा, टाइम का पता लग रहा है। पर यहाँ पे देखो बेटा, टीचिंग 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 ये वर्ब तो है, पर क्या वर्ब को देखकर ये बता दोगे कि ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर? आप कहोगे नहीं सर। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारी जो वर्ब है वो समय दिखाना बंद करके सेंस दिखाना शुरू कर गई। क्या सेंस बता रही है? सेंस पता लग रहा है कि काम, ये तो पता लग रहा है कि काम जारी है, क्योंकि आईएनजी मतलब काम जारी और थर्ड फॉर्म मतलब काम खत्म। मैंने कहा था ये तो मशीन को भी पता है। सेंड पे टिक करे तो सेंडिंग 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 होती क्या आता है? सेंट। जैसे ही देखा थर्ड फॉर्म मतलब काम खत्म। डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग होती क्या आता है? डाउनलोडिंग। डाउनलोडेड आता है। जैसे डाउनलोड आया काम खत्म। बेटा यहाँ पे आपको आईएनजी को देखकर ये तो पता लग रहा है कि काम जारी है, पर ये नहीं पता लग रहा कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। आईएनजी काम जारी, थर्ड फॉर्म काम खत्म। जैसे टेक टी जारी है तो टेकिंग टी, टेकिंग टी, टेकिंग टी, और रखते ही क्या बोल दूंगा? टेकन टी। टेक टुक टेकन, और थर्ड पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कह दिया टेकन टी। मान लीजिए मैंने अभी चाय पी ली तो मैंने कहा टेकन टी। मान लीजिए कल भी इसी समय चाय पीने वाला काम खत्म कर दिया था, तो आप कहोगे सर फिर से टेकन टी। अगर कल भी इसी समय मैं काम खत्म कर दूंगा तो आपने कहा सर फिर से टेकन टी। टेकन टी, टेकन टी और टेकन टी, राइट। बात हो रही है मान लो आए और आए की। बड़े ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, एक एक चीज दिखा दूंगा आपको, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फिर से देखें, टेकन टी टेकन टी टेकन टी। यहाँ पे क्या आपको वर्ब को देखकर ये पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर? आपने कहा नहीं सर। सर थर्ड फॉर्म देखने से ये तो पता लग रहा है कि काम खत्म है, पर ये नहीं पता लग रहा कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो मैंने कहा बहुत बार हमारी जो वर्ब है वो समय दिखाना बंद करके सेंस दिखाना शुरू कर देती है। जैसे यहाँ पे क्या सेंस पता लग रहा है? काम खत्म, जिसको आपने बचपन से परफेक्ट पढ़ा है। परफेक्ट कोई टेंस नहीं बेटा, परफेक्ट एक सेंस है कि काम खत्म है। जारी, जिसे आप बचपन से क्या कहते हो? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कोई टेंस नहीं बेटा, कॉन्टिन्यूस एक सेंस है कि काम जारी है। वो सेंस है। सेंस प्लस टेंस, टेंस तो ये रहा ना, टेंस मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब, ये रही आईएनजी। और ये थर्ड फॉर्म है, ये भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा बेटा, इस बात को समझना और देखना,
यहाँ पे हमने देखा कि वर्ब देखते ही हमें पता लग रहा है ये रहा प्रेजेंट, ये रहा पास्ट। पर यहाँ पे देखो हमारी जो वर्ब है, मैंने कहा था हमारी वर्ब समय दिखाना बंद करके सेंस दिखाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे देखो वर्ब को देखने से आपको ये नहीं पता लग रहा कि समय क्या है, पर सेंस का पता लग रहा है। यहां से एक चीज निकल के आती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई पूछे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो सीधा बता देंगे कि जब हमारी वर्ब समय दिखाना बंद करके सेंस दिखाना शुरू कर दे। तो समय दिखाने के लिए जिस वर्ब की मदद लेते हैं दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। फिर सुन ले बेटा, समय दिखाने के लिए जिस वर्ब की मदद लेते हैं। अब एक बात बताओ, जब तक यहाँ पे कोई वर्ड नहीं लगेगा तब तक इसमें टाइम आएगा ही नहीं। यानी कि वो शब्द जो वाक्य में टाइम क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए मैं कुछ और वाक्य दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा ब्लैंक यू गो, और आप भी साथ साथ लिखते चलिएगा। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। फिर से मैंने लिखा ब्लैंक यू गो, और यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। फिर से मैंने लिखा ब्लैंक यू गो, और फिर से आ गया क्वेश्चन मार्क। अब बड़े ध्यान से देखो बेटा, इन तीनों के तीनों वाक्यों में टाइम गायब है। इन तीनों के तीनों वाक्यों में क्या गायब है? टाइम गायब है बेटा। इनको देखकर आप ये नहीं बता सकते कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ऐसी मैंने लिया, ही ब्लैंक नॉट गो, ही ब्लैंक नॉट गो, ही ब्लैंक नॉट गो। मैंने अभी तक बोर्ड पर 12 वाक्य लिखे बेटा। जैसे आप कहते हो 12 टेंस होते हैं, मैंने 12 लिखे। 3 और 3 6, और 3 9, और 3 12। 12 के 12 वाक्यों में अगर आप ध्यान दोगे तो एक चीज बिल्कुल मिसिंग है, और वो है क्या? कहते सर टाइम गायब है। और दुनिया का ऐसा कोई वाक्य नहीं हो सकता बेटा, दुनिया का ऐसा कोई वाक्य नहीं हो सकता जो बिना टाइम के हो। दो चीजें जरूरी हैं। मैंने कहा ना फाउंडेशन क्यों कहा, क्यों इसको मैं कह रहा हूं सेंटेंस फाउंडेशन? बेटा वाक्य की नींव नहीं, पूरा संसार ही अल्टीमेटली समय और काम पर टिका हुआ है। भाई मेरे अंदर समय बचा हुआ है तभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, समय खत्म तो मैं खत्म। अंदर काम है, दिल का धड़कना, सांस का चलना, लीवर का अपना काम है, ब्लड का फ्लो होना, सब काम है। समय और काम खत्म हो गया तो गड़बड़ हो गई। क्या ये 12 के 12 वाक्य कहलाएंगे? कहते सर बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। कहते क्यों? कहते सर इनमें टाइम नहीं है। बगैर टाइम के कोई वाक्य नहीं हो सकता। जैसे बगैर टाइम के कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ऐसे कोई वाक्य भी नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखें बेटा, टाइम गायब है तो टाइम क्रिएट करने के लिए हम कुछ वर्ड लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डू लगा दिया, तो आपने कहा सर डू देखती है, आप कहते हो सर प्रेजेंट। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। डिड कहते ही आप कहते हो सर पास्ट। फिर मैंने लगा दिया विल। विल कहते हो आप कहते हो फ्यूचर। जैसे ही मैंने ये वर्ड्स लगाए बेटा, इन वर्ड्स को देखते ही आप कहते हो सर वाक्य में टाइम आ गया, राइट। टाइम आ गया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया डज, आप कहते हो प्रेजेंट। यहाँ पे कह दिया डिड, आप कहते हो पास्ट। मैंने कह दिया विल, आपने कहा फ्यूचर। अब इन वर्ड्स को देखो ध्यान से, क्या ये वर्ड्स देखते ही वाक्य में टाइम आ गया? आपने कहा हाँ सर। अब एक बात बताओ, ये वर्ड्स मदद कर रहे हैं वर्ब की। अगर राम श्याम की मदद कर रहा है, बात को ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल बेस से। राम श्याम की मदद कर रहा है तो वाक्य बनता है राम इज हेल्पिंग श्याम। एक बार अपने आप से बोलो, शाबाश, राम इज हेल्पिंग श्याम। ऐसे ही बेटा ये जो डू है, देखो इनका नाम हेल्पिंग वर्ब क्यों पड़ा? अगर पूछा जाए, अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि डू, अब यहाँ पे डू इज गो की मदद कर रहा है, तो हम कह सकते हैं डू इज हेल्पिंग वर्ब। डू इज हेल्पिंग वर्ब। और ये तो मैं दिखा दिया। कई बार बिना दिखाए मैं जब बच्चों से ऑफलाइन क्लास में पूछ लेता हूँ कि बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो बच्चे कहते हैं सर इज एम आर, डू डज डिड, हैज हैव हैड। मैंने कहा बेटा क्या बात कर रहे हो, मेरा क्वेश्चन क्या है, आप जवाब क्या दे रहे हो? मैं दूसरे बच्चे से पूछता हूँ, मैंने कहा बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वो फिर से बेचारा डरा डरा सा वही जवाब देता है कि सर इज एम आर, हैज हैव हैड, डू डज डिड। मैंने कहा बेटा क्वेश्चन को तो समझो। बच्चों की गलती नहीं है बेटा। मेरा क्वेश्चन है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, और वो जवाब दे रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। आज पता लग रहा है। जब हमारी वर्ब समय दिखाना बंद करके सेंस दिखाना शुरू कर दे, तो समय दिखाने के लिए जिन वर्ब्स की मदद ली जाती है, जैसे ये डू इस वर्ब की मदद कर रहा है टाइम दिखाने में, तो हम कहेंगे जैसे राम इज हेल्पिंग श्याम, ऐसे ही डू इज हेल्पिंग वर्ब, डिड इज हेल्पिंग वर्ब, विल भी मदद कर रहा है टाइम दिखाने में, विल इज हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखना, डज इज हेल्पिंग वर्ब, विल इज हेल्पिंग वर्ब, डिड इज हेल्पिंग वर्ब। बेटा दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, दैट्स व्हाई दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स क्यों है बेटा? वो वर्ब की मदद कर रहे हैं इसीलिए तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, दैट्स व्हाई दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स इसीलिए कहला रहे हैं क्योंकि वो हकीकत में वर्ब की मदद ही कर रहे हैं। द वर्ड्स विच आर हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स बेटा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या है? टाइम दिखाने का, यानी कि टाइम वर्ड्स होते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब्स।
टाइम वर्ड्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स को हम टाइम वर्ड्स कह सकते हैं जो वाक्य में टाइम क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे टाइम क्रिएट किया। उम्मीद करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। उतार लिया बेटा? ये नीचे वाला मुझे मिटाना होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे जगह चाहिए ताकि मैं ऊपर अच्छे से बात समझा सकूं। चलिए ये हटा देते हैं, विल यू, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा, हाँ बिल्कुल, द वर्ड्स विच आर हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। चलिए देखिए बेटा, अब यहाँ पे एक सेंस है काम जारी, और काम जारी के केस में जब भी कोई मुझे मदद लेनी होगी तो काम जारी के केस में जो वर्ड मदद करता है वो है बी, और काम खत्म के केस में जब भी कोई वर्ड मदद करता है तो वो वर्ड होता है बेटा हैव। बी और हैव, काम जारी के केस में बी मदद करेगा बेटा, जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, इज और एम की सेकंड फॉर्म है वॉज और वर, और इनकी बेटा थर्ड फॉर्म होती है बीन। सर क्या आप ये कह रहे हैं कि काम जारी का वाक्य इन वर्ड्स के बिना नहीं बोल सकता? बिल्कुल बेटा, इन वर्ड्स जब भी काम जारी होगा तो बी की कोई ना कोई फॉर्म होगी ही होगी। कैसे दिखाता हूं, आई एम टीचिंग, यू आर टीचिंग, ही इज टीचिंग, आई वाज टीचिंग, दे वर टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग, आई विल हैव बीन टीचिंग, आई शुड हैव बीन टीचिंग, आई कुड हैव बीन टीचिंग, आई वुड हैव बीन टीचिंग, आई मस्ट हैव बीन टीचिंग, आई मे हैव बीन टीचिंग, आई माइट हैव बीन टीचिंग, आई विल बी टीचिंग, आई मस्ट बी टीचिंग, आई मे बी टीचिंग, आई माइट बी टीचिंग, आई नीड नॉट बी टीचिंग, आई डेयर नॉट बी टीचिंग। बी की कोई ना कोई फॉर्म होगी ही होगी बेटा। आज बेशक हम सिंपल में बात करें पर बात तो सारी ही करनी है। काम जारी ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम जारी का वाक्य बिना बी की मदद के बन जाए बेटा। काम जारी जब भी बोलेगा तो हमेशा किसकी मदद से? बी की मदद से ही बोलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बी की फॉर्म वहां पर ना हो और काम जारी आप बता दो। तो जब भी काम जारी बताना है तो बी की मदद से और काम खत्म, यानी कि जब वहां पे मदद तो यहां भी लेनी है तो यहाँ पे हैव मदद करेगा और यहाँ पे बी मदद करेगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो एक वाक्य बनता है आई एम टीचिंग, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये तो बताने की बात नहीं क्योंकि ये तो बात हम पहले भी कर चुके हैं। नाउ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ, स्टिल, करंटली, डे बाय डे, याद आया? दिन ब दिन, इस क्षण में, अभी भी और दिन ब दिन, राइट? आजकल, इस क्षण में, अभी भी और दिन ब दिन, और उसमें एक D2 एंड D2 वाला जो क्वेश्चन हमने कराया था बेटा वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये बताने की बात नहीं है, आप बचपन से जानते हो। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, यू आर टीचिंग, ही इज टीचिंग, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम बात कर ही चुके हैं। तो कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं एट प्रेजेंट, तो मैं बोल दूंगा आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, यू आर मेकिंग नोट्स, ही इज वॉचिंग टीवी, शी इज गोइंग। तो ये वाले वाक्य हम सारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी देख चुके हैं, राइट? तो ये चीज हम पहले ही कर चुके हैं। बी की मदद ली हमने, काम जारी बता दिया। अच्छा, हमने एक बात देखी बेटा कि अगर गो पास्ट में गया तो क्या हो गया? आपने कहा सर वेंट हो गया। टेक गया तो क्या हो गया? कहा सर टुक हो गया। गिव गया तो क्या हो गया? गेव हो गया। तो बेटा अगर मैं एम को पास्ट में फेंकूंगा, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या फर्स्ट फॉर्म पास्ट में सेकंड फॉर्म हो जाती है? आपने कहा हाँ सर। तो बेटा रटने की कोई बात नहीं है कि आप ये रटने लगे कि सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहा था, रहे थे। बिल्कुल बेटा गड़बड़ हो जाएगी, आप गलत तरीके से चले गए। सिंपल सी बात, जैसे गो का वेंट हुआ, टेक का टुक हुआ, गिव का गेव हुआ, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम का वॉज हो जाएगा। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, एक मैंने कहा येस्टरडे एट दिस टाइम, येस्टरडे बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, येस्टरडे आई एम टीचिंग, या आपको नहीं सर वॉज आएगा, आई वॉज टीचिंग, क्योंकि जो भी चीज नो मोर है इट टेक सेकंड फॉर्म। भाई जो नो मोर की हालत है तो नो मोर की हालत में तो सेकंड ही आता है बेटा। वट एवर इज नो मोर टेक्स सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म के हिसाब से ही हम इन चीजों को करेंगे, राइट? सो जो भी नो मोर की सिचुएशन में है वो सेकंड फॉर्म में जाता है। जैसे एम का वॉस हो जाएगा तो आर होता तो क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। जैसे आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, यू आर अटेंडिंग द क्लास, पर अगर मैं येस्टरडे कह दूं तो येस्टरडे यू आर, कहते नहीं सर सेकंड फॉर्म आती है पास्ट में, तो येस्टरडे यू आर या यू, आप कहोगे सर आर की सेकंड फॉर्म वर। तो बेटा जैसे हमें पता है कि गो का वेंट टेक का टू, कैसे इस एम का वॉस हो जाता है और आर का वर हो जाता है। क्या कहना चाहता हूँ, एक वाक्य के माध्यम से आओ। चलो एक वाक्य लेते हैं, जैसे मैंने वाक्य लिया when you came to my house, जब आप मेरे घर आए, when you came to my house, भाई जब आप मेरे घर आए, आना कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? came, when you came to my house। अब ये एट दिस टाइम की बात हो रही है बेटा या एट दैट टाइम की? एट दैट टाइम, जब आप मेरे घर आए थे। एट दिस टाइम तो आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना भाई, एट दिस टाइम का मतलब क्या है? इस क्षण में। याद है इस क्षण में हमेशा काम जारी होता है। इस क्षण में पढ़ाता हूं, या आपने कहा सर पढ़ा रहे हो, पर उस क्षण में जब आप मेरे घर आए, जब आप मेरे घर आए, जब ये इस टाइम की बात है, एट दिस टाइम या एट दैट टाइम? आपने कहा सर ये है एट दैट टाइम, वो टाइम जो कि अब नहीं है। जब आप मेरे घर आए तो बात तो उस समय की हो रही है ना, और उस समय वो समय क्या है? नो मोर, और नो मोर होता है सेकंड फॉर्म। व्हेन यू केम टू माय हाउस, आई
am scanning my computer. I'm scanning my computer to save it from noxious virus. When you came to my house, I'm scanning my computer to save it from noxious virus. noxious का मतलब हार्मफुल होता है बेटा, खतरनाक. इसका मतलब है खतरनाक, हार्मफुल वायरस से. When you came to my house, I'm scanning my computer to save it from noxious virus. देखो बेटा, ये कह रहा है कि at this time नहीं, at that time, जब आप आए. तो जब आप आए बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? When you came to my house, बेटा जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस. जब वहां पे 2 है तो यहाँ भी तो 2 होना चाहिए. पास्ट है तो यहाँ पे एम होगा या एम की सेकंड फॉर्म? आपने कहा सर एम की सेकंड फॉर्म, जो कि क्या होती है? वॉज. मैं ये थोड़ी कहूंगा कि भाई जब आप मेरे घर आए तो मैं कंप्यूटर स्कैन कर रहा हूँ. नहीं, जब आप मेरे आए तो उस टाइम मैं कर रहा था, मतलब काम जारी था. और जब उस समय काम जारी था तो काम जारी की फॉर्म बी, और बी की सेकंड फॉर्म was ever. तो वाक्य बन जाएगा when you came to my house I was scanning my computer to save it from noxious virus. खतरनाक वायरस से बचाने के लिए इसको स्कैन कर रहा था. जैसे भाई आज अभी मान लीजिए शाम को आप मुझे बता रहे हो कि सर आज जब मैं सुबह उठा ना, जब मैं सुबह उठा, उठना होता है गेट अप. कहते सर आज जब मैं सुबह उठा, राइट, व्हेन आई गॉट अप. तो गेट अप की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी? गॉट अप, राइट. तो वाक्य बन जाता है व्हेन आई गॉट अप. कैसे? जब मैं उठा ना तो मैंने देखा कि मेरी माँ, बड़े ध्यान से देखा, जब मैं उठा जब कि मेरी माँ सब्जी काट रही है. अब देखो आप क्या कह रहे हो, मेरी माँ सब्जी काट रही है. अब बेटा सब्जी काट रही है तो इसका मतलब वो तो अभी काट रही होगी, एट दिस मोमेंट होगा काम. तो क्या वाकई सब्जी काट रही है? आपने कहा नहीं सर, वो तो उस टाइम ना व्हेन आई गॉट अप. तो माय व्हेन आई गॉट अप आई सॉ माय मदर इज चॉपिंग वेजिटेबल. कहते नहीं सर, सेकंड फॉर्म इज नहीं, वॉज. माय मदर वॉज चॉपिंग वेजिटेबल. भाई मैंने देखा कि मेरी वाइफ जो है वो खाना बना रही है. माय वाइफ इज प्रिपेयरिंग फूड. नहीं, माय वाइफ वॉज. मेरा बेटा होमवर्क कर रहा है मतलब ये नहीं कि अभी कर रहा है, एट दैट टाइम, जब मैं उठा था, राइट. क्योंकि अब शाम के 5 बजे, मैं मान लीजिए सुबह दिन के 7 बजे की बात कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे की बात कर रहा हूँ, तो ही इज डूइंग होमवर्क या नहीं सर, ही वॉज. मैंने देखा कि मेरे पापा टीवी देख रहे हैं. माय फादर इज वॉचिंग टीवी. कहते नहीं वो तो अभी होगा ना सर, वो तो उस टाइम है. तो माय फादर वॉज. सिंपल सी बात है बेटा कि वट एवर इज नो मोर टेक्स सेकेंड फॉर्म, उसी की तो बात हो रही है, राइट. सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है. ध्यान से देखो, वापिस आओ. हमने देखा बेटा कोई भी फर्स्ट फॉर्म है तो कहाँ हो गई? सेकेंड फॉर्म. ऐसे ही मान लीजिए भाई मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, और येस्टरडे एट दिस टाइम आई वाज टीचिंग. टुमारो, भाई कल भी तो आप ही के बैच में मान लो क्लास है, तो कल इसी समय मेरे साथ काम जारी होगा कि नहीं होगा बेटा? आपने कहा सर जारी होगा. और जब जारी होगा और फ्यूचर में जारी होगा तो बेटा फ्यूचर के लिए हम क्या लगा देते हैं? आपने कहा सर विल आएगा, राइट. टुमारो एट दिस टाइम आई विल. अब यहाँ पे क्या लगा जाए बेटा? क्योंकि हमें जब काम जारी बताना है तो बेटा काम जारी बी की फॉर्म के बिना तो हम बता नहीं सकते. तो यहाँ पे बी की कौन सी फॉर्म लगाई जाए? इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, वॉज लगाएं, वर लगाएं, बीन लगाएं या बी लगाएं? आपके हिसाब से क्या लगाएं, राइट. आप में से बहुत सारे कमेंट में आ भी रहा होगा सर टुमारो तो आई विल बी टीचिंग आएगा, बी की फॉर्म आएगी तो बी आएगा. पर अगर मान लो मैं यहाँ पे एम लिख दूं जानबूझकर सोचने के लिए, जबकि आप बिल्कुल सही हैं, मैं बिल्कुल गलत हूं, मैंने बिल्कुल गलत लिखा है कि एम आएगा. एम नहीं आएगा, आएगा तो वहां पे बी ही. पर बी क्यों आएगा बेटा? यही समझाने के लिए मैंने वहां पे एम लिखा है. सर क्यों समझाना चाहते हो? क्योंकि अगर ये पता लग गया कि यहाँ पे बी क्यों आएगा तो आपको बी से बनने वाले इस तरीके के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे. कौन से? I will be teaching, I must be teaching, I may be teaching, I might be teaching, I can be teaching, I could be teaching, I should be teaching, I would be teaching, I need not be teaching, I dare not be teaching. जहाँ ये बी आ रहा है वो सब क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे बी क्यों आएगा, ऐसे इज़मार में क्या गलती है. जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि आज से कुछ 100 साल पहले कुछ राइटर्स इज़मार का इस्तेमाल ही नहीं करते थे. अगर उन्हें कहना हो आई एम अजय तो वो कहते थे आई बी अजय. वो कहते कि भाई हम तो नहीं लगाते इज़मार, और ये गलत नहीं है बेटा किसी भी तरीके से. वो कहते भाई ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है. उन्हें कहना हो दिस इज अ कैमरा तो दिस इज अ कैमरा ना कह के कहते थे दिस बी अ कैमरा. पर इस बात पर संशोधन किया गया क्योंकि रीडर्स को दिक्कत हो रही थी, राइट. और इस बात पर सहमति जताई गई और फिर उसके बाद वही लागू रहा क्या कि अगर बी आई के तुरंत बाद आएगा
आई बी, जब तुरंत बाद आएगा तो क्या हो जाएगा एम, ही के तुरंत बाद जाएगा तो ही बी नहीं ही इज, यू के तुरंत बाद जाएगा तो यू बी नहीं यू आर, है वो बी ही, पर वो इज एम आर हो जाएगा अगर तुरंत बाद जाएगा। पर यहां से एक बात निकल के आती है, अगर तुरंत बाद है तो इज एम आर आता है, पर अगर बीच में कुछ आ जाए, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आई और एम के बीच में क्या आ गया विल, जब बीच में कुछ आ जाए तो ना आई के साथ एम, ना यू के साथ आर, ना ही के साथ इज, अब सबके साथ बी, जैसे आई विल बी, आई मस्ट बी, आई मे बी, आई माइट बी, आई कैन बी, आई कुड बी, आई शुड बी, आई वुड बी। ध्यान से देखो आई वुड बी, बीच में वुड आ रहा है, अगर बीच में से मैं वुड हटा दूं तो आई बी या आई एम, फिर तुरंत आई एम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ही विल बी, ही मस्ट बी, ही मे बी, ही माइट बी, ही कैन बी, ही कुड बी, ही शुड बी, ही शुड बी, अगर बीच में से मैं शुड हटा दूं तो ही बी या ही इज, तुरंत बाद आती है बेटा इज हो जाएगा, इस बात पे ध्यान देना। तो बेटा अगर तुरंत बाद है तो इज एम आर आता है, और नहीं तो फिर सबके साथ आई यू ही शी वी दे, सबके साथ क्या आता है, अगर बीच में कुछ आ गया तो सबके साथ बी आता है बेटा, सबके साथ क्या आता है बी। आई विल बी टीचिंग, आई मस्ट बी टीचिंग, आई मे बी टीचिंग, आई माइट बी टीचिंग, आई कैन बी टीचिंग, आई कुड बी टीचिंग, आई शुड बी टीचिंग, आई वुड बी टीचिंग, आई ऑट टू बी टीचिंग, आई नीड नॉट बी टीचिंग, आई डेयर नॉट बी टीचिंग, आई डेयर नॉट बी टीचिंग, अगर मैं डेयर नॉट को हटा दूं तो आई बी टीचिंग या आई एम टीचिंग हो जाएगा, आई एम टीचिंग। आई कैन बी टीचिंग, कैन बी, कैन हटा दिया तो आई कैन बी था, तो कैन हटा तो क्या बना आई बी या आई एम, तुरंत आई एम हो जाएगा बेटा। अगर तुरंत बाद होगा तो फिर आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही के साथ इज होता है, पर अगर बीच में कुछ आ गया तो बी, राइट। तो एक तो ये तरीका है शॉर्टकट से, एक लॉन्ग कट भी है, और लॉन्ग कट के लिए लिखेंगे बेटा, लॉन्ग कट के लिए लिखेंगे एक बात लिखेंगे बड़ी ध्यान से, मॉडल स्टेक लिखेंगे बेटा, बेस फॉर्म, जो मॉडल्स है वो बेटा वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, बेस फॉर्म, मॉडल स्टेक बेस फॉर्म। सर ये बेस फॉर्म क्या है, जो आपकी आत्मा है जो सारे रोल्स निभा रही है, जो इन आंखों के पीछे से झांक रहा है, जो बेस है वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है, किसी का टीचर है। जैसे आपने देखा होगा बेटा कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अर्थी पर रोने वाले लोग अलग अलग व्यक्ति को याद करके रो रहे हैं, कोई कह रहा है बेटा मर गया, कोई कह रहा है भाई मर गया, कोई कह रहा है दोस्त मर गया, कोई कह रहा है बाप मर गया, कोई कह रहा है टीचर मर गया, कोई कह रहा है पड़ोसी मर गया, कोई भांजा, कोई भतीजा। क्या वाकई में इतने लोग मरे हैं? आपने कहा नहीं सर, गया तो एक ही आदमी है। वो जो आंखों के पीछे से झांक रहा था, जो इस वक्त आपकी आंखों के पीछे से झांक रहा है, मेरी आंखों के पीछे से झांक रहा है, वो बेस खिसक गया बेटा, जिस बेस पर वो सारी भूमिकाएं निभा रहा था। और वो बेस क्या है? वो बेस में कोई बदलाव नहीं है, वो बेस ऐसे का ऐसा होता है, कोई बदलाव नहीं। जैसे मान लो मैं दुनिया में ऐसे आया, मैं कहीं गया तो बेटा हो गया, हो गया, पर मैं हूं तो ये ना, कहीं गया तो बेटा हो गया, कहीं गया तो भाई हो गया, कहीं गया तो टीचर हो गया, कहीं गया तो फादर हो गया, और कहीं गया तो भांजा, भतीजा, पड़ोसी। पर ये मैं हो गया, मैं हूं क्या? मैं हूं तो ये ना बेटा, मैं पैदा हुआ इस तरीके से। अगर एक बात सोचो, अगर डिक्शनरी में से ये वर्ड गायब हो जाए तो बेटा वो तो अपने आप गायब हो जाएंगे ना। तो ये क्या है? ये बेस है। अगर डिक्शनरी में से ये वर्ड गायब हो जाए, और इन सारे के सारे वर्ड्स में चाहे वेंट हो, गोन हो, गोज हो, इन सब में गो है या नहीं है? आपको सर गो है, अगर गो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? बेस फॉर्म बेटा, जिस पर सारी फॉर्म्स टिकी होती है वो बेस फॉर्म है। अगर मैं कहता हूं न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, तो आपके दिमाग में नो आ जाता है कि हाँ ये नो की बात कर रहा है, जानने की बात कर रहा है, बेस, राइट। जो बेस है, इज का बेस, एम का बेस, आर का बेस, वॉज वर, बी का बेस, बीन का बेस क्या है? बी है। तो मैं इस दुनिया में मान लो ऐसे आया, कहीं गया तो बेटा, कहीं भाई, कहीं दोस्त, कहीं टीचर, कहीं पड़ोसी, कहीं भांजा, भतीजा, या फिर टू बी या बीइंग। ये सारी क्या है बेटा? ये सब मैं हो गया, पर मैं हूं क्या हकीकत में? ये। और मॉडल स्टेक, मॉडल क्या होते हैं बेटा? जो आपने बचपन से देखे, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शेल, शुड, वुड, ये जो वर्ड्स होते हैं एटसेट्रा, हम विस्तार से पढ़ेंगे भी इनको, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ये मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सर ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं? भाई ये तो पता लग गया कि इसे हमारा टाइम दिखाने में मदद करते हैं। सर मॉडल्स किस चीज में मदद करते हैं? जब आपकी वर्ब इमोशंस दिखाने में फेल हो जाए। भाई एक वर्ब बेचारी क्या क्या करेगी इमोशन दिखाने में? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सलाह देना है, सलाह का इमोशन है, तो सलाह के इमोशन के लिए शुड लगा दिया, ताकत के इमोशन के लिए कैन लगा दिया,
राइट? संभावना के लिए मे लगा दिया, माइट लगा दिया। अलग अलग संभावना भी तो दिखानी होती है। और जब संभावना दिखाने में वर्ब सॉरी इमोशंस दिखाने में बेटा फेल हो जाए, इमोशंस का मतलब हो गया जब भाव दिखाने में, तो अलग अलग भाव को दिखाने में, अलग अलग मूड्स को दिखाने में मॉडल्स, तो भाव को दिखाने में जब वर्ब फेल हो जाए तो हम तो मॉडल्स टेक बेस फॉर्म बेटा। कुछ एक कहते हैं, अच्छा एक और बात बता दो, क्यों क्यों लेते हैं सर मॉडल्स? किताबों में लिखा है कि मॉडल्स के बाद सदैव V1 का प्रयोग करें। अरे भाई वर्ब चेंज होती है तो क्यों होती है? दिमाग में आ गया ना कि वर्ब चेंज होती है टाइम दिखाने के लिए। गो का इवेंट हुआ तो टाइम दिखाने के लिए ही तो। यस। अब अगर टाइम मॉडल से दिखा दें, जैसे मान लो मैंने कहा आई कैन गो और आई कुड गो, आई कैन गो और आई कुड गो। अब टाइम दिखाने का काम जब कैन प्रेजेंट और कुड हो गया पास्ट, जब टाइम दिखाने का काम मॉडल ने कर दिया तो क्या वर्ब रिलैक्स नहीं हो जाएगी? रिलैक्स होगी तो कहाँ होगी? बेस पे। जब आप रात को सो जाते हो, जब आप रात को सो जाते हो तो चेंज या नो चेंज की स्टेट में? आपने कहा सर अगर मैं रात को 10 बजे सोया, सुबह 6 बजे उठा तो 8 घंटे नो चेंज, और मैं कहां पर था? अपने बेस पर, और बेस में कोई बदलाव नहीं होता, तभी तो बेस फॉर्म में कोई बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं बदलते बेटा? क्योंकि टाइम दिखाने का काम, वर्ब क्यों बदलती है? टाइम दिखाने के लिए। टाइम दिखाने का काम किसने कर दिया? मॉडल्स ने। और जब टाइम दिखाने का काम मॉडल्स ने कर दिया तो वर्ब टाइम थोड़ी दिखाएगी। अगर कोई काम करना था वो काम पहले ही किसी और ने कर दिया, तो क्या दोबारा से उस काम को करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि अब आपके करने लायक कुछ बचा नहीं। तो आप रिलैक्स हो जाओगे, आप अपने बेस पे चले जाओगे, और बेस में हर एक फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट होती है। इसीलिए कोई नियम थोड़ी है, इसीलिए मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब टाइम दिखाने का काम ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे टाइम दिखाने का काम किसने कर दिया? विल ने। विल ने बता दिया कि फ्यूचर है। जब टाइम दिखाने का काम इसने कर दिया, भाई वर्ब चेंज क्यों होती है? टाइम दिखाने के लिए। अगर इसने टाइम दिखा दिया तो ये रिलैक्स रहेगी, और रिलैक्स रहेगी तो बेस पे जाएगी, और बेस क्या है? बी। भाई कल इस टाइम हम ये काम कर रहे होंगे तो आई विल बी टीचिंग, राइट? तो काम जारी की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य लेते हैं, रेडी? चलिए बेटा एक वाक्य लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर सेंटेंस। वाक्य लें बेटा, टुमारो टुमारो एट दिस टाइम, टुमारो एट दिस टाइम। या पहले एक वाक्य देखते हैं एट दिस टाइम वाला, पहले इसको अलग तरीके से देखते हैं बेटा। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम वी आर sitting, we are sitting with our sad friend. At this time we are sitting with our sad friend to make him happy. एक बार देखो क्या इस वाक्य में कुछ गड़बड़ है? सोच के देखो बेटा। At this time we are sitting with our sad friend to make him happy. देखो बेटा इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ बेटा, एट दिस टाइम, पहले तो इसको देखते हैं। एट दिस टाइम वी आर सिटिंग विद आवर सैड फ्रेंड टू मेक हिम हैप्पी। भाई इस टाइम हम अपने दोस्त के साथ बैठे हैं उसे खुश करने के लिए। वाक्यों में मैंने कहा ना बेटा, टाइम मीन्स चेंज, चेंज मीन्स टाइम। ये वाक्य बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि एट दिस टाइम का मतलब है इस क्षण में, इस क्षण में। इसका मतलब जैसे एट दिस टाइम आई एम टीचिंग, एट दिस टाइम यू आर स्टडिंग, इसका मतलब होता है इस क्षण में। इस क्षण में पढ़ाता हूँ या पढ़ा रहा हूँ। तो इसी तरीके से इस क्षण में हम अपने उदास दोस्त के साथ बैठे हैं उसे खुश करने के लिए। मान लीजिए कोई घटना घटित हो गई, कोई बात हो गई उसके साथ। अब वो क्या करता है? वो टाइम को चेंज करता है, और टाइम चेंज करने के लिए मान लीजिए उसने यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड जोड़ दिया बेटा, TOMORROW, टुमारो। मान लीजिए उसने इस वाक्य में ये वर्ड जोड़ दिया, टुमारो, राइट? यहां पे जोड़ दिया टुमारो। अब वाक्य बन गया टुमारो एट दिस टाइम, कल इस टाइम बेटा। टुमारो के आते ही ये वाक्य गड़बड़ हो गया बेटा, क्योंकि टुमारो मतलब क्या? फ्यूचर। अब जैसा होगा टाइम वैसी होगी टेंस बेटा, क्योंकि फ्यूचर के लिए जैसे मैंने टुमारो लगाया तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा सर विल, टुमारो आई विल गो टू दिल्ली, टुमारो यू विल अटेंड द क्लास, टुमारो ही विल कम। तो जैसे ही टुमारो आया बेटा तो बात फ्यूचर में चली गई। अब हम ये थोड़ी कह रहे कि इस क्षण में, हम कह रहे कल इस टाइम। तो जो कल इस टाइम, टुमारो एट दिस टाइम है, तो बेटा यहाँ पे आर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर। टुमारो है तो सर यहाँ पे विल जरूर आएगा, और अगर विल आ गया तो अब ना इज, ना एम, ना आर, ना वॉज, ना कुछ और, बेस फॉर्म। टुमारो एट दिस टाइम
वी विल बी सिटिंग विद आवर सैड फ्रेंड टू मेक हिम हैप्पी। कल इस टाइम हम अपने उदास दोस्त के साथ बैठे होंगे उसे हैप्पी करने के लिए, उसे खुश करने के लिए। टुमारो एट दिस टाइम वी आर सिटिंग विद आवर सैड फ्रेंड टू मेक हिम हैप्पी। तो बेटा सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब्स अपना काम करती हैं कि नहीं करती हैं, जरा चेक करते हैं। हाँ सर, हेल्पिंग वर्ब अपना काम कर रही है। देखो सर, यहाँ भी टाइम बता रही है। फर्स्ट फॉर्म देखते ही प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म देखते ही पास्ट, और विल के बाद जो बेस फॉर्म देखा उसको आपने देखते ही कहा फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब ने अपना काम कर दिया बेटा, राइट। और काम जारी बी की फॉर्म के बिना नहीं बताया जा सकता। अभी सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हम आगे भी बढ़ेंगे इसमें, जैसे आई हैव बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग, आई विल हैव बीन टीचिंग, और जितने भी तरीके से होता है वो सब करेंगे। पर कहीं ना कहीं से हमें चीजों को समझना है, इसलिए तो मैंने कहा फाउंडेशन ऑफ सेंटेंस की फाउंडेशन चल रही है बेटा, अभी नींव चल रही है। चीजों को पकड़ना सीखो कि कैसे चीजें प्रैक्टिकली समझ में आएंगी, थ्योरेटिकली रटनी ना पड़े। अब हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ी ना, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वी आई जी, कुछ रटना नहीं है। सीधा देखा कि जैसा समय उस तरीके से बिहेव कर दिया, समय के हिसाब से चीजों को सप्लाई कर दिया, दैट्स इट। काम जारी है तो बी की फॉर्म ली जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया, अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। अगर काम खत्म हो तो हैज़ से बताया जाता है बेटा। काम खत्म हो तो हमेशा बताया जाएगा हैज़ से, राइट। भाई कोई भी काम अगर मैंने कर लिया तो मैंने कह दिया काम खत्म, हैव से बताया जाएगा, जो कि ही के पास जाकर हो जाता है हैज, और सेकंड फॉर्म इसकी होती है बेटा क्या, हैड, राइट। तो काम खत्म जब भी बताया जाता है बेटा वो हैव से बताया जाएगा। जैसे मैंने कहा आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, और रखते ही बोल दिया क्या, आई हैव टेकन टी। अब ये हैज ऑफ थर्ड से बनने वाले सारे क्वेश्चंस तो हमने देखे थे, याद करो। पहले ही, अभी अभी, अभी तक और हाल ही में, वो 4 वर्ड्स याद हैं, राइट। और उसके बाद सिन से कनेक्टेड, मैंने कहा था 9 तरीके से घुमाता है कि सिन से कनेक्टेड 2 सेंटेंस, आपने कहा सर बिल्कुल याद आ गया, राइट। वो सारे के सारे वर्ड्स तो हमने देखे ही थे। आई हैव टेकन टी, भाई कोई काम मैंने कर लिया। ऐसे ही हमने देखा बेटा कि अगर गो पास्ट में गया तो क्या हो गया, आपने कहा सर वेंट। टेक अगर पास्ट में गया तो आपने कहा सर टुक। गिव गया तो क्या हो गया, गेव। ऐसे ही बेटा अगर हैव को मैं पास्ट में फेंकूंगा तो सर हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, बिल्कुल आराम से समझना है। हैव की सेकंड फॉर्म क्या बन गई, हैड। हुआ कुछ नहीं है, बस फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म हुई है, जैसे गो का वेंट, टेक का टुक। अब ये रटने मत लग जाना कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ये प्लस, अरे कुछ नहीं भाई। कि चुका था, चुके थे, चुकी थी में घुस गए, कि रोगी आया था या डॉक्टर आया था या कौन मरा था, उसमें नहीं जाना है बेटा। एग्जाम में जब भी इससे क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन घूमेगा 5 तरीके से, 5 तरीके से क्वेश्चन घूमता है। जो क्वेश्चन का जो पांचवा भी तरीका बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे, 1 से लेके 5 तक सारे के सारे तरीके आपको समझने के क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्मेशन, मैंने कहा था सेंटेंस मेकिंग इज इक्वल टू लाइफ मेकिंग, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा उस पर चलेंगे। बात हेड थर्ड को समझने की है, एक और स्लाइड खोलते हैं और उस पर समझते हैं। बात हो रही है टेकन 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 हमने लिखा था, और हमारी जो बात है अब आ रही है आई हैड टेकन वाले पे। जब भी बेटा हेड थर्ड से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना वहां पे एक सेंस होगी। हेड थर्ड जब भी होगा, मतलब हेड थर्ड जब भी होगा, हमेशा एक सेंस होगी। जब भी वाक्य बनेगा 5 तरीके से वाक्य बनेगा, और 5 तरीके से सिचुएशन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक सेंस वहां रहेगी जो कि है अर्लियर और लेटर सेंस। ई का मतलब है बेटा अर्लियर, और एल का मतलब है बेटा लेटर। हमेशा एक सेंस होगी पहले और बाद में। बात बिल्कुल आसान कर देंगे, एक काम होगा पहले और एक काम होगा बेटा बाद में। एक काम हो रहा होगा पहले और एक काम हो रहा होगा बाद में। बातें तो वही हैं जो आपने बचपन से देखी, पर उसमें ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रही हैं बेटा, राइट। ये पहचान कर कि कौन सा काम पास्ट में पहले हुआ उसके साथ क्या हेड थर्ड लगा दिया, और ये पहचान करके क्या काम घटित हुआ है बाद में उसके साथ सेकंड फॉर्म लगा दी। सर टेंस हैं 2 तो क्या इसमें टाइम भी है 2? बिल्कुल, याद करो सिंस में भी बताया गया था बेटा। जब सिंस में बताया था तो यही तो बताया था कि जब टाइम है 2 तो टेंस है 2। यहाँ पे 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। अब देखो टाइम 2, एक काम हुआ है पहले, एक काम हुआ है बाद में। पहले और बाद में क्या है, टाइम ही तो है। जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस, तभी तो हेड थर्ड और सेकंड। 2 टेंस है तो टाइम भी कितने हैं, 2, राइट। जब एक काम पहले और एक काम बाद में हुआ हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक घटना जिससे मैं अक्सर क्लियर करता हूँ चीजों को बेटा, ऐसे एक घटना घटित हुई थी पाकिस्तान में। ये वो रोड है जो गद्दाफी स्टेडियम जा रहा है, उसमें ये जो बस है इसमें श्रीलंकन टीम थी। आज से करीबन 12-13 साल पहले की घटना, राइट। हो सकता है और भी पुरानी हो। इस बस में जब ये गद्दाफी स्टेडियम जा रही थी तो एक बाटला कारफैक्स है पाकिस्तान में, उसमें चारों तरफ से, मतलब उस चौक पर
चारों तरफ से आतंकवादियों ने इस बस को घेर लिया, श्रीलंकन प्लेयर्स की बस को, वो उसको हाईजैक करना चाहते थे, उन्हें बंदी बनाना चाहते थे इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने के लिए। इसमें ड्राइवर की जो समझबूझ थी बेचारा, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो इस एपिसोड का बहुत बढ़िया हीरो था, सबसे बेहतरीन और लाजवाब उसने इंसानियत की मिसाल पेश की। तो जब चारों तरफ से उन्होंने घेर के इस पर फायरिंग शुरू कर दी बस पर, तो अब जब फायरिंग हो रही है और बस के शीशे टूट रहे हैं तो सब अपनी जान बचाना चाहते थे, तो कोई प्लेयर फर्श पर लेट गया, कोई सीट के नीचे छिप गया, गोली ना लगे। कुमार संगकारा को गोली भी लगी थी कंधे में। तो बस का ड्राइवर भी तो आदमी है बेटा, अगर एक भी गोली लगी तो इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बट कहते हैं ना, ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, राइट। यहाँ पे डिसीजन, निर्णय बहुत मैटर करता है बेटा, कि क्या निर्णय लिया जाए। अब अगर वो ब्रेक लेता है, होता है ना कि अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले भाई आप गाड़ी में जा रहे हो और जाती गाड़ी के एकदम से धर 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 शीटें टूटने लगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा एकदम से, आप पता नहीं लगेगा कब गाड़ी रोक दोगे, ब्रेक मार दोगे, पता ही नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे वो भी यही सोच के आए हैं आतंकवादी कि भाई हम बस के शीशे विशे तोड़ेंगे, फायरिंग करेंगे तो एकदम से बस रुकेगी और हम फिर सारे प्लेयर्स को लेकर अपने अड्डे पर आ जाएंगे, अपने ठिकाने पे आ जाएंगे, उनको बंदी बना लेंगे, होस्टेज बना लेंगे। तो जब सारे के सारे फायरिंग कर रहे थे तो सबने सोचा कि भाई अब ऐसा कुछ फायरिंग होगी तो ये बस रोकेगा। पर उन्होंने डिफरेंटली, कहते हैं ना ग्रेट पीपल डू थिंग्स डिफरेंटली, अलग कुछ नहीं करते। सचिन ने अलग क्रिकेट नहीं खेला, अलग तरीके से खेला। विराट क्रिकेट अलग नहीं खेलता है, जज्बा अलग है, जुनून अलग है, कुव्वत अलग है, तरीका अलग है। पढ़ाती दुनिया ही है, पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग है, और वही अलग है, चीजें अलग नहीं है, तरीका अलग है। अब इसने भी थोड़ा सा अलग सोचा, कहते भाई अगर मैं ब्रेक लूंगा तो ये जो हमारे पाकिस्तान में आए हुए गेस्ट हैं श्रीलंकन टीम के लोग, ये बड़ी दिक्कत में जाएंगे, बड़ी परेशानी में जाएंगे, इन्हें बंधक बना लिया जाएगा। तो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा था कि ब्रेक लेगा, पर उसने थोड़ा अलग किया, उसने एक्सीलेटर कर दिया बेटा बस को और तेज तेज भगाना शुरू कर दिया। अब बस बिल्कुल निकल रही है और मात्र 200-300 मीटर आगे स्टेडियम है। इसे ये भी पता है कि अगर 200-300 मीटर और चला गया तो फिर वहां पे सिक्योरिटी है, आर्मी है अवेलेबल, पूरी सिक्योरिटी है, तो वहां ये आतंकवादी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसने बस को भगाना शुरू कर दिया। अब बस जा रही है। अब जैसी बस जा रही है तो उनमें से एक आतंकवादी ने सोचा कि अगर उड़ा नहीं सकते तो एक काम करते हैं, अगर हम इन्हें बंधक नहीं बना सकते तो इनको खत्म कर देते हैं, आतंक फैलेगा। तो उसने एक हैंड ग्रेनेड छीला, यानी कि बम छीला, और बस के सामने डाल दिया। अब एक बात देखो, ड्राइविंग सीट पर आप अपने आप को रख के देखो, सामने बम है, अगर ब्रेक लिया तो आतंकवादी सफल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो चाहिए था कि ब्रेक लगे। अगर बम के ऊपर से लिया तो फिर बस फट सकती है, मौत भी हो सकती है। तो वहां पे इंटरव्यू भी छपा था न्यूज़पेपर में उस दिन के, कि कहते भाई मैंने आंखें बंद की और मेरे मन में एक मैसेज आया कि यार इन काफिरों की गोली से मरने से अच्छा है कि मैं बम से उड़ जाऊं, और इन जो ये दूसरे प्लेयर्स हैं इनकी भी बहुत खराब हालत होगी अगर ये इनके हाथ लग जाते हैं आतंकवादियों के। तो कहते मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की और मैंने बस को और एक्सीलरेट कर दिया। यहाँ मानवता की गरिमा है कि कोई अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है, वो भी पूरे एक्सीलेटर के साथ बेटा। ये कोई रियल लाइफ नहीं बेटा, ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। बड़ा दम लगता है। अपने आप को सीट पर रख के देखो, डिसाइड करना है कि गोली से मरना है या बम से। अमिताभ बच्चन कह देते हैं कौन बनेगा करोड़पति में बैठ के, आप हॉट सीट पर हैं। अगर वो हॉट सीट है तो ये ज्वालामुखी सीट है। अगर बस की सीट पर बैठ के देखें पता लग जाएगा हॉट सीट क्या होती है बेटा। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, राइट। कि अब इस व्यक्ति को डिसाइड करना है कि ब्रेक ले या, अब उसने और एक्सीलरेट कर दिया, और अब देखो ध्यान से, एक्सीलरेट कर दिया और अपनी मौत की तरफ पूरे एक्सीलरेटर के साथ बढ़ रहा है। और कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राम सहायक उनके होते जो सहायक स्वयं के होते। राम उनके सहायक होते हैं जो खुद के सहायक होते हैं, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। और ये कुछ सीन ऐसे हुआ बेटा, बस इतनी स्पीड से, एक्सीलेटर पूरा था, बस इतनी स्पीड से गुजरी कि जब बस यहाँ पे आई तो बेटा बम फटा, जब बस यहाँ पे आई तो बम फटा। और हिंदी के न्यूज़पेपर में साफ लिखा हुआ था कि ईश्वर की कृपा से बम फटने से पहले ही बस क्रॉस कर गई। ध्यान से देखना बेटा अब इस बात को, ईश्वर की कृपा से बम फटने से पहले ही बस क्रॉस कर गई। यानी कि पहले जो काम हुआ वो क्या हुआ, क्रॉस, और बाद में जो काम हुआ वो क्या हुआ, ब्लास्ट। कहते बम फटने से पहले ही बस क्रॉस कर गई, तो पहले बस क्रॉस हो गई। 5 तरीके से वाक्य बनेगा बेटा, 5 तरीके से वाक्य बनेगा। पहले स्टार्ट करते हैं, अगर उस दिन के न्यूज़पेपर की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ ऐसे लिखा हुआ था वाक्य, वाक्य था द बस, आप भी लिखना शुरू करें, द बस हैड क्रॉस्ड, द बस हैड क्रॉस्ड। या तो व्हेन लगा सकते हैं या फिर बिफोर लगा सकते हैं बेटा, और बेहतर बिफोर माना जाता है, और वहां पर बिफोर ही लिखा हुआ था।
बिफोर द बॉम्ब ब्लास्टेड, द बस हैड क्रॉस्ड बिफोर द बॉम्ब, BLASTED। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म और यहाँ पे थर्ड, क्योंकि जब टाइम है दो तो टेंस भी होंगे दो। एक काम हुआ है पहले, एक काम हुआ है बाद में। पहले वाले टाइम के लिए हेड थर्ड और बाद वाले टाइम के लिए जो टेंस होगा वो सेकंड। टाइम है दो तो टेंस भी दो, तो जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस। टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ ऐसे था दैट द बस हैड क्रॉस द बॉम्ब बिफोर द बॉम्ब ब्लास्टेड, बम फटने से पहले ही बस क्रॉस कर गई। बातों को ही घुमाना फिराना होता है अलग अलग न्यूज़पेपर में। वाक्य नंबर 2, हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ ऐसा ही था। ये दायां हाथ है बेटा, ये बायां हाथ है, अगर मैं पलट दूं तो कुछ बदल नहीं जाएगा। अभी भी ये दायां है और ये बायां है, ये दायां है और ये बायां है। अगर पलट दिया जाए तो दायां बायां पलटता नहीं है बेटा, चीजें वही रहती हैं। यानी कि अगर मैं बिफोर से यानी कि वहां से उठाकर वाक्य को आगे लूं, ये बात हमने पहले भी देखी थी, चाचा पापा पापा चाचा एक दूसरे की जगह बदल दी जाए, राइट। सिंस में हमने किया था ना, आगे पीछे फेंकता है वो वाक्य को। बिफोर द बॉम्ब, बिफोर द बॉम्ब ब्लास्टेड, बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए, कुछ रटना नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्लस ये प्लस, अभी बताऊंगा ये एक बार बताने के बाद। बिफोर द बॉम्ब ब्लास्टेड कॉमा द बस हेड क्रॉस्ड। जो ऊपर वाला वाक्य कह रहा है वही नीचे वाला वाक्य कह रहा है। इसी को जब द हिंदू में देखा गया, मतलब अलग न्यूज़पेपर में देखा गया, तो बेटा इसको और अंदाज से बदला गया था। उसने बिफोर का उल्टा शब्द, और बिफोर का उल्टा शब्द होता है, आपने कहा सर आफ्टर, और जब बिफोर का उल्टा शब्द आफ्टर होता है तो वाक्य भी तो उलट जाएगा, वाक्य भी तो उलट जाएगा। अगर बिफोर का उल्टा शब्द है आफ्टर तो वाक्य उलट जाएगा, यानी कि बिफोर के बाद अगर बॉम्ब का जिक्र है तो आफ्टर के बाद बस का जिक्र होगा। अगर बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है तो आफ्टर के बाद हेड थर्ड होगी। अगर यहाँ पे उल्ट उलट दिया वाक्य, तो यहाँ पे बॉम्ब था तो बस का वाक्य आफ्टर द बस, आफ्टर द बस had crossed, after the bus had crossed, the bomb blasted। after the bus had crossed, the bomb blasted। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, तीन ही हुए, मैंने कहा 5 तरीके से बनेंगे बेटा, सारे लिखना। और अब मैं चीजों को बिल्कुल आसान कर देता हूँ, और ध्यान से देखना क्योंकि किताबों में नहीं मिलेगा लिखा हुआ। 23 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, पढ़ाते पढ़ाते 23 साल हो गए, तो हर एक वाक्य को उधेड़ेंगे और हर एक वाक्य की साइकोलॉजी और उसके मनोविज्ञान पर चोट करेंगे कि कैसे वाक्य बना। अगर मैं छोटा सा देखूं तो इस वाक्य में जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं को पकड़ लो। जब भी अर्ली लेटर यानी कि हेड थर्ड का जब भी वाक्य बनेगा, तो अर्ली लेटर का जब भी वाक्य बनेगा तो हमेशा एक अपोजिट रिलेशन पाया जाएगा बेटा, एक अपोजिट रिलेशन पाया जाएगा, हमेशा एक अपोजिट संबंध मिलेगा जब भी अर्ली लेटर सेंस होगा। यहां पे अगर देखो तो जो कीवर्ड्स हैं उन्हें पकड़ो जो टाइम वाले हैं बेटा। बिफोर का मतलब होता है क्या, बिफोर का मतलब होता है पहले, पर इसके बाद जो सेंस आती है वो आती है जो बाद में हुआ हो, अपोजिट रिलेशन बेटा हमेशा। और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, अपोजिट रिलेशन। इसके बाद सेंस वो आती है, इनके काम वो आता है जो पहले हुआ हो। ध्यान से देखना, बिफोर का मतलब पहले, और हमेशा इसके बाद सेंस आएगी बाद में। तो बम ब्लास्ट बाद में हुआ, उससे पहले बस क्रॉस कर गई। यहां पे देखो, बिफोर का मतलब होता है पहले और सेंस आएगी बाद में, यानी कि सेकंड फॉर्म, ब्लास्ट बाद में हुआ था। आफ्टर का मतलब होता है बेटा क्या, बाद में, शाबाश। पर सेंस कौन सी आ रही है, जो काम पहले हुआ, पहले मतलब हेड थर्ड। यानी कि ऐसा दुनिया में कोई वाक्य नहीं होगा कि आफ्टर के बाद सेकंड फॉर्म दिखाई दे जाए, हमेशा हेड थर्ड होगा। और दुनिया का ऐसा भी कोई वाक्य नहीं होगा कि बिफोर हो और उसके बाद हेड थर्ड हो, यानी कि बिफोर के बाद क्या आता है, सेकंड। अपोजिट रिलेशन पाया जाएगा। अगर बिफोर है तो बिफोर का मतलब पहले और सेंस आएगी बाद में, शाबाश। और आफ्टर का मतलब है बेटा बाद में और सेंस आएगी पहले, यानी कि बिफोर के बाद कभी हेड थर्ड नहीं, हमेशा सेकंड, और आफ्टर के बाद हमेशा हेड थर्ड कभी सेकंड नहीं। क्या कहना चाहता हूं, देखो वाक्य से, जब तक वाक्य नहीं लेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। अपोजिट रिलेशन, ये बात हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा अपोजिट रिलेशन, और इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे देखो, मान लीजिए मैंने एक वाक्य कहा, आफ्टर आई टुक फूड। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना तो आप इतना वाक्य देखते ही कह दोगे वाक्य गलत है। अगर मेरी बात को ध्यान से सुना, सर आफ्टर का मतलब बाद में सेंस आएगी पहले, और अगर ये पहले हुआ तो यहाँ हेड टेकन होना चाहिए सर।
इतना सा समझते ही बात समझ में आ जाती, कोई नियम नहीं बेटा, सिर्फ अपोजिट रिलेशन देखना है। आफ्टर का मतलब बाद में सेंस आ गई, पहले पहले तो सेकंड नहीं आ सकता बेटा, ये सेकंड फॉर्म है। आफ्टर आई टुक फूड आई वेंट टू ऑफिस, खाना खाने के बाद मैं ऑफिस चला गया। आफ्टर आई टुक फूड आई वेंट टू ऑफिस, खाना खाने के बाद मैं ऑफिस चला गया। बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म और यहाँ पे भी सेकंड। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन है बेटा इस वाक्य में टाइम कितने हैं? बात वहीं पर आ गई टाइम एंड टेंस पे। इस वाक्य में टाइम कितने हैं? 2। तो टेंस भी कितने होंगे? 2। जैसा होगा टाइम वैसा होगा टेंस। अगर आफ्टर लिखा है इसका मतलब कोई काम पहले हुआ और एक काम बाद में हुआ। अब हम ये कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद मैं ऑफिस चला गया, तो पहले कौन सा हुआ होगा सर? आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और अपोजिट रिलेशन होता है तो ये काम हुआ है पहले, क्योंकि वाक्य कह रहा है कि खाना खाने के बाद मैं ऑफिस चला गया, तो पहले तो खाना खाया। सर यहाँ नहीं हो सकता, टुक, यहाँ पे बनेगा क्या? आफ्टर आई हैड टेकन। कुछ रटने की बात नहीं बेटा, बातों को समझने की बात है। आफ्टर आई हैड टेकन फूड आई वेंट टू ऑफिस। आफ्टर आई हैड टेकन फूड आई वेंट टू ऑफिस, खाना खाने के बाद मैं ऑफिस चला गया। आफ्टर आई हैड टेकन फूड आई वेंट टू ऑफिस। अच्छा, अगर मैं इस वाक्य को कहूं बिफोर आ गया, बिफोर आई हैड गॉन, बिफोर आई हैड गॉन टू ऑफिस, बिफोर आई हैड गॉन टू ऑफिस आई हैड टेकन फूड। 2 को 3 से, 3 को 2 से, वही कर रहा है बेटा क्वेश्चन अभी। देखो, बिफोर आई हैड गॉन टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले, बिफोर आई हैड गॉन टू ऑफिस आई हैड टेकन फूड, बिफोर आई हैड गॉन टू ऑफिस। अब ध्यान से देखो बेटा, अब इसमें टाइम कितने हैं? आपने कहा सर 2, तो टेंस भी होने चाहिए 2। ये तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगा रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी थर्ड लगा रहा है। जैसा होगा टाइम, आपने कहा सर वैसा होगा टेंस। फिर से वही जड़ी बूटी जो मैंने बताई थी, बिफोर का मतलब पहले, और सेंस आएगी कौन सी? सर जो काम अपोजिट रिलेशन है, पहले है तो बाद में, और बाद में हुआ होगा तो यहाँ सेकंड होना चाहिए। तो बिफोर आई वेंट टू ऑफिस बेटा, बिफोर आई वेंट टू ऑफिस, बिफोर आई वेंट टू ऑफिस आई हैड टेकन फूड। भाई ऑफिस जाने से पहले मैंने खाना खा लिया था, राइट? ऐसी तो वाक्य बन रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने वाक्य लिया, एक और वाक्य लो, आफ्टर शी, शाबाश, बोलेंगे आफ्टर शी क्रैक्ड द एग्जाम, एग्जाम क्रैक करने के बाद, आफ्टर शी क्रैक्ड द एग्जाम शी गॉट द जॉब, उसको नौकरी मिल गई, शी गॉट द जॉब। आफ्टर शी क्रैक्ड द एग्जाम शी गॉट द जॉब। अब देखो बेटा, क्रैक्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड। और ये भी कौन सी फॉर्म है? सेकंड। इस वाक्य में टाइम कितने हैं? 2, एक काम पहले एक काम बाद में, तभी तो आफ्टर लगा हुआ है बेटा, राइट? अब सर हमें कैसे पता लगेगा कब बदलना है? साफ होता है, अपोजिट रिलेशन देखो। आफ्टर का मतलब, आपने कहा सर बाद में, बाद में तो सेंस आएगी पहले, दोनों जगह सेकंड नहीं, तो क्या किया जाए? पहले उसकी जॉब लगी या पहले एग्जाम क्रैक किया? आपने कहा सर पहले एग्जाम क्रैक किया, जो पहले हुआ उसमें लगा देंगे आफ्टर शी हैड क्रैक्ड द एग्जाम शी गॉट द जॉब। आफ्टर शी हैड क्रैक्ड द एग्जाम शी गॉट द जॉब। और वाक्य लेते हैं बेटा, साथ साथ चलते रहिएगा। और वाक्य लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने वाक्य लिया, बिफोर बिफोर मोहन्स फादर हैड डाइड। अब अगर आपने ध्यान से सुना मेरी बातों को तो गलती अपने आप से पकड़ में आ जाएगी बेटा। बिफोर का मतलब पहले और सेंस आएगी बाद में, और हेड थर्ड तो वहां पे आता है जो काम पहले हुआ हो। अपोजिट रिलेशन है तो बिफोर के बाद बेटा हेड थर्ड आ ही नहीं सकता, पर फिर भी आगे बढ़ाते हैं। बिफोर मोहन्स फादर हैड डाइड ही हैड he had handed over, he had handed, hand over माने सौंपना, he had handed over his property to an orphanage।
उसने अनाथ आश्रम के नाम जो है प्रॉपर्टी कर दी थी। मोहन के पापा ने मरने से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको हैंड ओवर कर दी थी? इससे पहले कि वो मरते उससे पहले ही, तो पहले ये काम कर दिया बेटा। ये थर्ड फॉर्म है। सर कैसे पता लगा? हैंड, हैंडिड, हैंडिड तो सेकंड और थर्ड सेम है। हेड के बाद है ना, देखो हेड के बाद है तो थर्ड है, किसी के बाद है तो थर्ड है। यहाँ पे भी देखो डाइड, ये भी थर्ड है। इस वाक्य में टाइम कितने हैं? दो। तो टेंस भी कितने होंगे? दो। कि जैसा होगा टाइम, आपने कहा सर वैसा होगा टेंस, टॉपिक वही है टाइम एंड टेंस। तो कहाँ पे गड़बड़ है? अगर पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। कहते सर बिफोर का मतलब होता है पहले, और सेंस आएगी जो कम क्या हुआ हो, बाद में। और बाद में वाला वाक्य है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डाइड, सेकेंड फॉर्म। आफ्टर मोहन्स, बिफोर मोहन्स फादर डाइड ही हैड हैंडेड ओवर हिज प्रॉपर्टी टू एन ऑर्फनेज। राइट? सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी वाक्य। अब आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो रोगी नहीं डॉक्टर ही मरा हो, कर सर ऐसे कैसे हो सकता है? मान लीजिए डॉक्टर की क्लिनिक पर रोगी जा रहा था और पता लगा डॉक्टर को ही हार्ट अटैक आ गया उससे पहले। ये भी तो हो सकता है, हम रटें क्यों? ये भी तो हो सकता है हमें रटवा दिया गया कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। नहीं रटना है बेटा। क्या पता डॉक्टर मर गया हो, चलो हम डॉक्टर को मार दें, अगर आपको हास्यास्पद तो लगेगा पर बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर अमर थोड़ी है, डॉक्टर मर सकता है। हमें आफ्टर और बिफोर को देखना है। राइट? मान लीजिए मैंने कहा द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम। पेशेंट के आने से पहले ही डॉक्टर मर गया, हार्ट अटैक आ गया उसको। पेशेंट पहुंचा और देखा यार ओहो डॉक्टर ही खत्म हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। राइट? वाक्य बिल्कुल सही है, रटना बिल्कुल नहीं है बेटा, चीजों को समझना है। अब इसी को मैं कहूं बिफोर द पेशेंट केम द डॉक्टर हैड डाइड, बात वही है, सेम बात कही जा रही है। और आफ्टर द डॉक्टर हैड डाइड, आफ्टर का मतलब पहले, सेंस आएगी बाद में। राइट? आफ्टर द डॉक्टर हैड डाइड, आफ्टर का मतलब बाद में, सेंस आएगी पहले। इसका मतलब डॉक्टर पहले मर चुका था। आफ्टर द डॉक्टर हैड डाइड द पेशेंट केम, गलत थोड़ी है बेटा, बिल्कुल सही है। हमें सेंस पकड़नी है। राइट? हमें सेंस पकड़नी है। और कोई ऐसे कहते भी मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है आपको चुका था चुकी थी देखनी है, पर मैं तो कहता हूं कोई जरूरी नहीं है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। बिफोर के आने से पता लग गया कि जब टाइम है दो तो टेंस भी दो, तो तीन और दो दोनों। राइट? या बिफोर आई रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, एंड आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन आई रीच्ड। तीनों के तीनों केस में बात वही हो रही है, अपोजिट रिलेशन है बेटा। इसी अपोजिट रिलेशन को मैंने कहा था 5 तरीके से वाक्य बनेगा। इसी अपोजिट रिलेशन को अगली क्लास में और बेहतरीन तरीके से बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से इलेबोरेट करेंगे, और 5 के 5 वाक्य करेंगे, और उसके बाद फिर अभ्यास भी लेंगे बेहतरीन लेवल का। आज के लिए इतना ही। राइट? आज की क्लास के लिए इतना ही। और ये जो आप इकट्ठा करते जा रहे हो बेटा, ये नेक्टर है, ये शहद है। ऐसे ही घूमना पड़ता है, धीरे धीरे चीजें होती हैं। धड़ाम से नहीं, विकास आराम से होता है। जो बातें कभी नहीं समझ में आई वो आ सकती हैं। बस आप मुझे अलाउ करें कि मैं आपके आंख और कान के माध्यम से आपके अंदर कुछ बदलाव ला सकूं, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान इन्हीं दो रास्तों से आपके अंदर एंट्री कर रहा है। या तो आंख की छोटी सी पुतली या कान का छोटा सा रास्ता। कान में किसी ने एक छोटी सी गाली दे दी तो पूरा दिन खराब कर लिया, पूरा यही सोचते रहे कि ये कानों से ही तो एंट्री कर रहा है दुनिया। राइट? आंखों से ही तो एंट्री कर रही है दुनिया। तो जब दुनिया एंट्री कर रही है नेगेटिव तरीके से तो थोड़ा पॉजिटिव भी रखो। सकारात्मक चीजें जो आपकी सफलता में काम आनी है उनको नोट करते रहो, दोहराते रहो, रिस्पेक्ट करते रहो, बार बार देखते रहो। रिस्पेक्ट माने देखना, री माने बार बार। रिस्पेक्ट को ही रिवाइज कहते हैं, उसी को प्रैक्टिस कहते हैं। अभ्यास करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। यहीं से आगे और दो कौन से वाक्य बचे हुए हैं हेड थर्ड के, वो अगली क्लास में जानेंगे। अभी जो किया है आपने, आज की क्लास बहुत जरूरी थी। एक तो इसमें आपने जाना कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, टाइम वर्ड्स होते हैं, दे क्रिएट टाइम इन द सेंटेंस। जब भी टाइम क्रिएट करना हो तो उनकी मदद लेते हैं, क्वेश्चन करना हो तो भी उनकी मदद लेते हैं, नोट लगाना हो तो भी उनकी मदद लेते हैं, तभी हेल्पिंग वर्ब है। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, डज नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट। देख रहे हो, नॉट उन्हीं में, टाइम वर्ड्स में ही लगता है। टाइम में ही नॉट हो सकता है, टाइम में ही प्रश्न होता है। टाइम ना हो तो क्या प्रश्न करोगे? इसीलिए प्रश्न भी उन्हीं से किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स को आगे लेके। डू यू, डिड यू, जैसे डू यू गो, डिड यू गो, विल यू गो, वर यू गोइंग, वर यू गोइंग, वॉज ही गोइंग, आर यू गोइंग, इज ही गोइंग, हैव यू, हैज ही, डिड यू, कैन यू, कुड यू, शैल यू, शुड यू, क्वेश्चन उठा के। हेल्पिंग वर्ब्स यही है बेटा, टाइम क्रिएट करते हैं, टाइम में ही क्वेश्चन है, टाइम में ही मना है। तो 3 काम है हेल्पिंग वर्ब के। वैसे तो टाइम ही क्रिएट करते हैं, पर टाइम क्रिएट करते करते प्रश्न करना हो तो उनको उठा के बाहर फेंकते हैं, नोट लगाना हो तो उन्हीं में लगाते हैं। टाइम वर्ड्स होते हैं। दूसरा, हमने कुछ अर्ली लेटर सेंस, और हमने कहा कि टेंस और सेंस की एक गजब तरीके की फाउंडेशन हमारी तैयार हो रही है। हमें पता लग रहा है कि अच्छा थर्ड फॉर्म इस तरीके से काम कर रहा है, सेकंड फॉर्म इस तरीके से, आईएनजी इस तरीके से, हैज थर्ड इस तरीके से, सेकंड फॉर्म इस तरीके से। और मैंने कहा था बेटा सेंस प्लस टेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। और आज हम सेंस की तरफ जा तो रहे हैं,
काम जारी की सेंस, काम खत्म की सेंस, इनडेफिनेट सेंस, चाहे कोई भी सेंस हो, उसे टेंस के लपेटे में ले रहे हैं, और सेंस प्लस टेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।